जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और इस क्वेश्चन की जो सबसे खास बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना होगा और हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को भी लगाना होगा और यूनिट कन्वर्जन भी करना होगा। तो मेरी वीडियो चाहे थोड़ी सी बड़ी होगी जरूर, लेकिन मैं इसमें जो सारे टर्म होंगे, एक एक जो आपके टर्म होंगे, उनको मैं आसानी से अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज आपको एडजस्ट यहां पर यह करनी होगी कि जगह मेरे पास थोड़ी कम है और मुझे जो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को जब पेपर में आता है तो छोड़ देते हैं, जो कि आपके पास कैलकुलेटर भी होता है। मैं जानता हूं कि इसमें आपको लेंथी कैलकुलेशन करनी होती है, परंतु क्या होता है कि आपके पास कैलकुलेटर तो होता है और आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आती हैं उनको फॉलो करना होता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यूनिट कन्वर्जन इतना बड़ा आ जाता है, तो मैं कहता हूं सीख लो भाई, यूनिट कन्वर्जन बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा 10 मिनट की क्लास होगी, अगर यूनिट कन्वर्जन आप सीखना चाहेंगे तो उतने में ही सीख जाएंगे। तो चलिए, हालांकि जो कुछ भी है, मैं सबसे पहले ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं एक एक करके। तो इसमें दिया गया क्या बोल रहा है कि संलग्न चित्र में आई परिच्छेद दर्शाया गया है। हाँ, हमारे पास एक आई सेक्शन का एक आपके पास बीम है, उसको दर्शाया गया है। बोल रहा है इस धरन की लंबाई 6, यहाँ पर 6 मीटर है, mm नहीं। इस धरन की लंबाई 6 मीटर तथा इसके दोनों सिरों पर दोनों सरल आधारित सिरों पर, सरल आधारित का मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या कैसी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये कह रहा है कि ये आपके सामने एक बीम है जो कैसी है? सिंपली सपोर्टेड है। कैसी है? सिंपली सपोर्टेड है। इस पर इसके दोनों सरल आधारित सिरों से, मतलब ये वाला एक सिरा हो गया और ये सिरा हो गया, से 2 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन की, मतलब यहां से यहां पर, और इसके बाद दोनों सिरों से 10 किलो न्यूटन के, तो यहां पर भी क्या लगे? 10 किलो न्यूटन के संकेंद्री बल लगे हैं। क्या? संकेंद्री बल या फिर पॉइंट लोड, इंग्लिश में बोला जाता है कंसंट्रेटेड लोड। तो यहां पर हम क्या लगा है? इतना 10 किलो न्यूटन का। कितने का? 10 किलो न्यूटन का। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं, इसका डी। उसके बाद हमें क्या बोलता है? हमें बोलता है कि ज्ञात कीजिए उदासीन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। हमारी उदासीन अक्ष क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? कि जब हमारी कोई बीम होती है, उस पर कोई बेंडिंग मोमेंट लग रहा होता है, तो उस बीम के मध्य में एक ऐसी एक्सिस होती है, क्या? एक ऐसी अक्ष होती है जिस पर बेंडिंग मोमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस स्थिति में इसमें ये जो आपके पास आई सेक्शन दिया गया है, इसका बोला न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब यहां पर एक्स एक्सिस के प्रति जड़त्व आघूर्ण। हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस ही होगी। तो यहां पर हमारी न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस प्रकार होगी और यहां पर इसका क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जब हमें आपका आई सेक्शन दिया हो और एक्स एक्सिस के परितः क्या? एक्स एक्सिस के परितः भी क्या? सममित हो और वाई एक्सिस के परितः भी सममित हो। आप जान रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस के परितः भी सममित है और आपकी वाई एक्सिस के परितः भी सममित है। तो उस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं? तो उस स्थिति में मैं भी इसके पहले एक वीडियो बनाया हूं इस पर। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो उसको जाके वहां देख लीजिए,
वैसे मैं यहाँ आपको ठीक वैसे ही तरीके से यहाँ अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। तो ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको रेक्टेंगल में बदल देते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल में बदल जाता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या साइडेड कर देते हैं और इसको भी साइडेड कर देते हैं। अब हमें जड़त्व आघूर्ण किसका निकालना है? ये हमारा आई सेक्शन है, इसका हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो इसका जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है पूरे रेक्टेंगल का जड़त्व आघूर्ण निकाल देंगे। उसके बाद ये जो आपके पास सेकेंड नंबर है और थर्ड नंबर है, इन दोनों का जो खाली जगह थी इनका जड़त्व आघूर्ण निकाल करके इसमें से घटा देंगे। तो हमें इसका जड़त्व आघूर्ण जो आपका आई सेक्शन है न्यूट्रल एक्सिस के प्रति मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसे करने के लिए हमें x बार और y बार फाइंड करना होगा। तो x बार क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसको यहां से आगे बढ़ा दूं, इसको यहां से आगे बढ़ा दूं, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। तो उस स्थिति में इसका नीचे से सेंटर, यहां से यहां सेंटर कितना होगा, देखिए 10 ऊपर है, 100 यहां है और 60 इतना, 10 और 10 20 हो जाएगा प्लस 100 120 हो जाएगा। तो इसका बीच में सेंटर आ जाएगा 60, यहां से यहां तक जो इसकी दूरी आ जाएगी 60, मतलब कि जो y बार इसका आएगा, y बार इसका आ जाएगा 60, y बार 60 कैसे आया, यहां पर पूरा देखिए मैं करके बता दे रहा हूं, फिर यहां पर मैं केवल y बार का मान लिखूंगा। 10 प्लस 100 प्लस 10/2 करेंगे तो हमारा y बार आएगा, y बार 120/2 60 mm में आ जाएगा। तो ये कितना लिख देंगे हम लोग, y बार इज इक्वल टू लिख देंगे 60 mm। अब हमें x बार की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम बोल देंगे x बार इधर से जाइए और देखिए, x बार जाइए इधर से देखिए कि इसका आधा 50 का आधा सेंटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा x बार, ये पूरा 100 है तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि कितना 50 आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू आपका 50 mm। अब आगे क्या करना है, x बार y बार हमें मिल गए। अब हमें इसका न्यूट्रल एक्सिस के प्रति यानी कि x एक्सिस के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है। जहां बोला है कि उदासीन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि हम जानते हैं जो उदासीन अक्ष होती है वो एक्स एक्सिस के समान ही होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि आई एक्सिस का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं b h³ माइनस ये पहले जो बड़ा वाला ये हमारा है, ये बड़ा वाला पूरा रेक्टेंगल है, उसमें से रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3 का जड़त्व आघूर्ण निकाल करके घटा देंगे। तो अगर हम सेकेंड वाले का इसका लें, इसका हम मान लीजिए फार्मूला, पहले इसको कैपिटल बी से इसकी जो यहाँ से यहाँ चौड़ाई और इसकी हाइट जो है, इसको जो चौड़ाई को हमने कैपिटल बी से दर्शाया बड़े वाले के, और जो इसकी हाइट है हाइट को हमने कैपिटल एफ से दर्शाया। अब हम इसको स्मॉल, ये जो आपका यहां से यहां लंबाई है इसकी चौड़ाई जो है, इस चौड़ाई को हम लोग स्मॉल बी से दर्शा देते हैं, इसकी हाइट को किससे दर्शा देते हैं, स्मॉल एस से दर्शा देते हैं। तो माइनस पहले सेकंड वाले के लिए करेंगे तो माइनस BH³/12 फिर माइनस BH³/12। पहले हमने बड़े का निकाला, बड़े के लिए यहाँ फार्मूला लगाया, फिर इसको यहां से निकाल के इसको घटा दिया, फिर इसको यहां से यहां निकाल दिया। अब हम इसका मान रखेंगे एक एक करके। अब जब हम इसका मान रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, IX, इसका मान रख लेंगे। हमारा B कितना है, B 100 है, B हमारा 100, हमारा पूरी हाइट यहां से कितनी है ऊपर तक 120 है, 10 10 20 और 100 कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो इनटू 120 की पावर में 3/12 माइनस
अब इसके लिए करेंगे ये। अब यहां भी एक समस्या आई, ये तो हमारी जो यहां से यहां ये 10 है, जब हमारा ये 10 है पूरा 100 है, तो 45 इधर हो जाएगा, यहां से यहां तक 45 हो जाएगा, 45 यहां से यहां तक हो जाएगा। तो यहां पर b का मान क्या हो जाएगा, स्मॉल b का मान 45 हो जाएगा, इनटू जो h का मान हमारे h का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहां से यहीं तक। तो यहां क्या हो जाएगा, 100 की पावर में 3 अपॉन 12। एक चीज और देख रहे हैं कि जो हमारी ये तीसरा मान आ रहा है, यहां पर ये भी तो हमारा सेम रहेगा, ये वाला मान भी हमारा वही रहेगा सेम, 45 इधर जाएंगे और 100 इधर। तो क्यों ना हम करें कि यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 69 इंटू 10 की पावर में 5 mm की पावर में 4। 69 इंटू 10 की पावर में 5 mm की पावर में 4, ये आपका आई एक्सेस यानी कि उदासीन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ गया। अब हमें इसने क्या पूछा है, हमें पूछा धरण में उत्पन्न अधिकतम त्वरण एवं संपीड़न प्रतिबल बोला है। क्या बोला है कि जो हमारी धरण है, इस धरण में उत्पन्न अधिकतम त्वरण एवं संपीड़न प्रतिबल बोला है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब हमें यहां पर अब हमें क्या क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपके सामने मैं लिखता हूं, उसमें देखेंगे कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। जैसे यम अपान आई सिग्मा अपान वाई ई अपान आर, जैसा कि मैं बताया था कि ई अपान आर की बहुत कम में जरूरत पड़ती है, तो ई अपान आर को हम लोग मिटा ही देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना ही है, आपका बेंडिंग स्ट्रेस हमें निकालना ही है, और हमें आई का मान पता चल गया। अब हमें वाई का मान पता लगाना है। वाई का मान हमारा क्या होता है, और वाई का मान हमारा ये, वाई का मान हम जानते हैं कि हमारा जब कोई सेक्शन होता है, सेक्शन हाइट मान लीजिए डी है, तो उस स्थिति में वाई का मान d/2 होता है। क्या होता है, हमारा d/2 होता है। तो यहां पर पूरी हाइट कितनी है, इसकी पूरी हाइट 120 आ रही है। तो इस स्थिति में इसका जो हो जाएगा y बराबर, इसका y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर y बार ही आएगा, क्योंकि y बार ही 60 आ रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे y बराबर, जगह ना होने के कारण हमें इतना एडजस्ट करना पड़ रहा है कि y बराबर y बराबर 60 mm हो गया आपका। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब हमें इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है, अधिकतम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगा ये निकालना होगा। जब हमें अधिकतम बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा तो इस स्थिति में हमें ये जो आपकी बीम दी गई है, इस बीम पर एसएफडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम बनाना होगा। और शियर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि जिस सिचुएशन पर या जिस बिंदु पर आपका एसएफडी की डायरेक्शन चेंज होती है, उस बिंदु पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो अधिकतम होता है। तो अब हम लोग इस पर बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। आप पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उस स्थान पर जहां पर बेंडिंग मोमेंट सबसे अधिकतम होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो आपके सामने बीम दी हुई है, इस पे सबसे पहले हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन हम लोग जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का और यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन का लग रहा है फोर्स। तो हम जान जाएंगे कि इधर भी शायद 10 किलो न्यूटन का लग रहा होगा और इधर भी 10 किलो न्यूटन का लग रहा होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरह से और बता रहा हूं। सिचुएशन क्या हमारी, जब हम लोग रिएक्शन निकालने जाते हैं, रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एफ वाई यहां लग जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब कि या तो कह दीजिए कि नीचे से लगने वाले फोर्स और के बराबर ऊपर से लगने वाले फोर्स होते हैं,
या फिर बोल दीजिए कि हम मान लीजिए जो नीचे से जा रहे हैं उनको पॉजिटिव ले रहे हैं, जो नीचे से आ रहा है उनको नेगेटिव ले रहे हैं, दोनों को नेगेटिव दोनों को बराबर में 0 कर दे रहे हैं। तो हम कह देंगे कि आप ले लीजिए आर ए, यहां पर रिएक्शन जो रहेगी आर ए ले लीजिए और यहां पर जो रिएक्शन रहेगी आर बी ले लीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, 20 किलो न्यूटन ले लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग मोमेंट निकाल ले रहे हैं किस बिंदु पर, मोमेंट 8 पॉइंट आपका जो आपका ए है। अब ये भी तो होता है सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जब इससे फाइंड करेंगे तो यम ए पर जब हम लोग मोमेंट निकालेंगे, मान लीजिए यहां पर ये लिख देते हैं, यम ए पर ए बिंदु पर हम लोग जो मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट हमारा क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। और एक चीज और हमें यहां देखनी है कि हम जो यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज लेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जो ले रहे हैं उसको हम लोग निगेटिव ले रहे हैं। क्या करें, जो क्लॉकवाइज लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जो रहेंगे उनको निगेटिव ले लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बस यहाँ पर हमें रिएक्शन फाइंड करनी थी बस, तो हम रिएक्शन बस फाइंड करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ और मैं यहाँ लिखूंगा नहीं ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें लिखनी भी नहीं है। जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनाया जा रहा है बस इतनी चीज जानने के लिए बनाया जा रहा है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा किस बिंदु पर अधिक होगा, किस बिंदु पर न्यूनतम। और अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ आरबी था ना, यहाँ पर जो रिएक्शन काम कर रही थी वो आरबी थी, तो हम लोग लिखेंगे आरबी। यहां पर मैं सोच रहा हूं कि इसको जो क्लॉकवाइज लग रहे हैं क्या कर रहे हैं, या तो फिर जो क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है, जो क्लॉकवाइज आपके बेंडिंग मोमेंट है उसके बराबर जो एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लग रहे हैं उनको कर दीजिए, या फिर जैसे कि मैं आपको यहाँ डायरेक्शन बता रहा था उस डायरेक्शन के हिसाब से कर लीजिए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि चलिए यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता हूं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बिंदु बी पर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और इस पूरे धरन की लंबाई कितनी थी, 6 मीटर थी, और यहां से यहां 2 मीटर 2 मीटर और यहां से यहां भी 2 मीटर। जब यहां से ये पूरे धरन की लंबाई 6 मीटर, 2 मीटर यहां 2 मीटर यहां 2 मीटर यहां, तो इस स्थिति में अब हम बिंदु बी पर जो आपका रिएक्शन आरबी लग रहा है इसके लिए बेंडिंग मोमेंट, और ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आरबी आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। आरबी इंटू यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 6 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसके बाद पॉजिटिव सब आ रहे हैं क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है। देखिए यहां से अगर इस तरह जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस टाइप जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। किसकी दिशा में, हम लोग घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। घड़ी की दिशा कुछ ऐसे 1 2 3 ऐसे ही कुछ इसी प्रकार होती है ना, तो ऐसे ही जा रहे हैं, तो हम लोग क्या क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का लग रहा है तो प्लस 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4, प्लस आपका ये कितना है 10 क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पर भी इंटू 2, अब इज इक्वल टू 0 कर देते। अब हम इसको उधर ले जाते हैं, जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 आरबी इज इक्वल टू 40 प्लस 20, 60 आ जाएगा। अब आरबी अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 आ गया। आरबी आपका 10 आया कि नहीं आया, जो यहाँ पर रिएक्शन मैंने आरबी बताया था वो 10 आ गई, तो हमने आर ए यहाँ पर आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू लिखा था, तो अब आर ए इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये भी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन आएगा। ये मैं सारी चीजें आपको बस यहाँ पर बताने के लिए बताया कि मैं रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया। आज अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके लिए जो एसएफडी के लिए अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। एसएफडी जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होता है इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और जानेंगे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट किस बिंदु पर अधिकतम होगा। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं
लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। और एक चीज और है, यहां पर जो फ्रॉम नीचे से जाएंगे तो निगेटिव लेंगे, ऊपर से आते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जब ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा तो उस स्थिति में पॉजिटिव लेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा होगा और तब उस स्थिति में निगेटिव लेंगे। और किधर से? राइट साइड से। किधर लिख देंगे? यही क्वेश्चन में लिख देंगे फ्रॉम राइट साइड। किधर से? जब हम लोग राइट साइड से आएंगे, इधर से जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उस स्थिति में हम लोग इधर से क्या, जो नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ, अपवर्ड में जो जाएंगे उनको निगेटिव लेंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे उनको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर शियर फोर्स का, आपका यहाँ पर हम शियर फोर्स जब भी निकालते हैं तब शियर फोर्स जो बिंदु होता है उस बिंदु के पहले भी निकालते हैं और उस बिंदु पर निकालते हैं। तो यहां पर जितने बिंदु रहेंगे उतने बिंदु पर हम लोग शियर फोर्स निकालेंगे। उसके बाद उतने बिंदु के पहले भी, उतने बिंदु के बाद भी हमें यहां पर शियर फोर्स निकालना। तो हम लिखेंगे SF टिल पॉइंट ए, यहां पर बी पर सबसे पहले राइट साइड से चलेंगे। किधर से? राइट साइड से। इसीलिए मैं यहां पर लिखा हूं कि जो आप राइट साइड से नीचे से ऊपर जाएंगे, अपवर्ड में जाए, जब फोर्स लग रहा होगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। ऊपर से नीचे लग रहा होगा तो उस स्थिति में पॉजिटिव लेंगे। और कब? जब राइट साइड से चलेंगे तब। तो मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे SF टिल पॉइंट बी। आपका बी पॉइंट के पहले कोई भी SF शियर फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब बिंदु बी पर निकालेंगे SF एट पॉइंट बी पर कोई लग रहा है? हाँ, अपवर्ड में जा रहा है। कितने का? 10 किलो न्यूटन का अपवर्ड में जा रहा है। और अपवर्ड में जो जा रहा है वो कैसा है? ऊपर से, नीचे से ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। तो वो कैसा लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा, 10 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब हम लोग टिल पॉइंट सी तक निकालेंगे। SF टिल पॉइंट सी। जब टिल पॉइंट सी तक आएंगे हम देखेंगे कि क्या बी और सी के बीच में कोई फोर्स कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में जो हमारा यहां से यहां तक जो भी हमारा शियर फोर्स काम करेगा वो -10 किलो न्यूटन ही होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो -10 किलो न्यूटन। उसके बाद अब किस पर हम लोग निकालें? अब हम लोग निकाल रहे हैं शियर फोर्स SF एट पॉइंट सी पर निकाल लेते हैं। जब हम लोग सी पर निकालेंगे तो पहले यहां से यहां तक टिल पॉइंट तक कितना था? -10 था। और अब क्या? अब ऊपर से यहां पर जो सी बिंदु है, सी बिंदु पर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां पर जब राइट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। तो इस स्थिति में पॉजिटिव 10 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब करेंगे SF एट पॉइंट, SF टिल पॉइंट डी तक आएंगे, जो आपका यहां पर है टिल पॉइंट डी। आपका ये जो पॉइंट डी है, अब यहां तक हम लोग आएंगे। अब पॉइंट डी पर कैसे? इसके पहले तो हमारा पूरा 0 हो गया। इसके पहले टिल पॉइंट डी तक हमारा कितना है? 0 है। क्या बीच में सी और डी के बीच में कोई फोर्स लगा है? शियर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में हमारा जो वो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? SF एट पॉइंट डी, SF एट पॉइंट डी आपका आ जाएगा। अब डी पॉइंट पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, उसके पहले सारा 0 है, तो वहां पर हमारा सारा कितना हो जाएगा? सारा 0 है, ऊपर से नीचे लग रहा है तो +10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +10 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब क्या करेंगे?
अब हम जब देखेंगे, अब हम लोग टिल पॉइंट ए तक आएंगे। कहां तक? एसएफ टिल पॉइंट ए। अब टिल पॉइंट ए तक आएंगे तो क्या डी और ए के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इस स्थिति में हमारा -10 किलो आपका पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा। 10 किलो न्यूटन की फोर्स यहाँ पर काम करेगा। जो आपका शियर फोर्स होगा 10 किलो न्यूटन ही फोर्स काम करेगा। उसके बाद जब हम लोग एट पॉइंट एसएफ एट पॉइंट ए पर आएंगे, कहां पर आएंगे? एसएफ एट पॉइंट आपका ए पर आएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हम लोग देखेंगे जो यहां से आपका शियर फोर्स लग रहा होगा ये ऊपर जा रहा होगा। इसके पहले आपका 10 है एट पॉइंट ए पर, उसके पहले 10 है और वहां पर आने पर कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ये 10 पॉजिटिव वाला तो पहले था, यहां से यहां तक देखिए एसएफ टिल पॉइंट ए पर हमें 10 किलो न्यूटन मिला था, लेकिन जब आपका 8 पॉइंट ए पर आएगा तो हमें नीचे से भी तो आर ए जो रिएक्शन लग रही है वो भी तो शियर फोर्स है। तो उस स्थिति में हम 10 से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। अब हम इसी को लेते हुए हम लोग शियर फोर्स डायग्राम खींचेंगे। अब शियर फोर्स डायग्राम खींचने के लिए हमारे पास अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने यहां पर ये कैलकुलेशन के लिए जो चीजें लिखी थी, मैं इसको बस समझाने के लिए लिखा था और ये चीजें आपको पेपर में लिखनी होगी, लेकिन मेरे पास यहां पर जगह ना होने की वजह से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं थोड़ा सा। अब क्या होगा, मैं इसको फिर अच्छे तरीके से बनाता हूं। बनाने के बाद आपको शियर फोर्स, अब क्या होगा यहां पर? अब हमारे पास एक क्या थी? बीम थी। बीम पर रिएक्शन आर ए आर बी था। यहां से 10 किलो न्यूटन और यहां से भी 10 किलो न्यूटन था, यहां से भी 10 किलो न्यूटन था। अब हम इसको अगर नीचे लाते हैं, एसएफडी हम यहां पर बनाने सोचेंगे शियर फोर्स डायग्राम, तो कुछ इस प्रकार देखिए, यहां से यहां तक ए और बी, ये आपके ये ए और बी हो गए। और देखिए थोड़ी सी इधर उधर जगह हो जाएगी, लेकिन ये पूरे यहां से यहां तक 2 मीटर होगा, यहां से यहां 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर होगा, इतना ही होगा। अब क्या करेंगे? अब आगे देखेंगे कि हमें जो पॉइंट मिला है एसएफ टिल पॉइंट बी, मतलब बी पॉइंट के पहले हमें जो शियर फोर्स मिला वो 0 है। उसके बाद बोला है एसएफ एट पॉइंट बी, जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर बोल रहा है कि हमें जो शियर फोर्स दिखाना है वो 10 किलो न्यूटन दिखाना है। तो अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो हम नीचे की तरफ आएंगे। तो ये बोल रहा है कि नीचे आइए, 10 किलो न्यूटन आने के लिए बोल रहा है नीचे। अब क्या बोल रहा है? अब आगे देख रहा है, अगले पॉइंट पर देखेंगे एसएफ टिल पॉइंट सी, जो आपका सी पॉइंट है, यहां पर आपका जो सी पॉइंट था, अब सी पॉइंट पर बोला सी पॉइंट पर भी कितना है? माइनस सी पॉइंट तक, जो सी पॉइंट तक है वहां पर कितना है? -10 किलो न्यूटन। तो इसको हम लोग यहीं से सीधे लेकर चले आते हैं। उसके बाद आगे बोला है एसएफ एट पॉइंट सी, मतलब सी पर फिर 0 हो गया। क्या कहना? सी पर फिर 0 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है? फिर आगे हमसे ये बोला है एसएफ टिल पॉइंट डी। अब यहां से जो डी पॉइंट है यहां तक पूरा 0 है, यहां से यहां तक हमारा 0 है। उसके बाद हमें क्या बोला है? आगे बोला एसएफ 8 पॉइंट डी। अब हमारा डी पॉइंट पर क्या बोला है? 10 किलो न्यूटन, वो भी पॉजिटिव में। जब 10 किलो न्यूटन रहेगा पॉजिटिव में तो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या ऊपर की तरफ आएंगे? यहां पर कितना रहेगा? 10 किलो न्यूटन आ गया आपका। अब आगे आपको क्या बोल रहा है?
अब आगे हमें बोल रहा है, यहां देखेंगे SF टिल पॉइंट ए, यहां ए पॉइंट तक क्या बोला है, ए पॉइंट तक बोला 10 किलो न्यूटन, तो इसको यहां से ऐसे ही लेते चले आते। अब क्या बोला, अब आगे बोला SF 8 पॉइंट ए पर फिर से 0 हो गया, जब 0 हो गया तो इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा SFD है, SFD दो ऐसे पॉइंट है जहां पर क्या एक पॉइंट आपका C है और एक पॉइंट आपका D है, जहां पर हमारी क्या बदल रहे हैं, यहां पर हमारी SFD की डायरेक्शन बदल रही है। जो हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारी SFD की डायरेक्शन बदल रही है। तो इस स्थिति में हम ये जानते हैं कि जिस बिंदु पर हमारे SFD यानी कि शियर फोर्स डायग्राम की आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, उस बिंदु पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है वो अधिकतम होता है। तो अब कहेंगे कि साहब यहां पर तो दो पॉइंट आ गए हैं, तो कौन से पॉइंट पर अधिकतम होगा, मैं बोलूंगा बाबू दोनों ही पॉइंट पर अधिकतम होगा, जितना इस पॉइंट पर होगा उतना ही इस पॉइंट पर होगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अब हम लोग निकाल लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट या फिर मोमेंट एट पॉइंट सी पर निकाल लेते हैं, डी पर रहने देते हैं। और डी पर डी मैं अगर आपको चेक करके बताऊंगा तो ठीक है, तो उतना ही आएगा जितना कि मैं यहां पर अगर बी पर निकालू, सी बिंदु पर निकालूंगा उतना ही आएगा। तो मैं चलिए मोमेंट आपका यहां पर निकालता हूं। अब यहां पर एक कैलकुलेशन हमें और करनी होगी। इस कैलकुलेशन को हम कहां करते हैं, यहां देखिए थोड़ी सी जगह आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये इसके लिए हुई है, इसके लिए पूरे शियर फोर्स के लिए निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसको हम यहां पर बाद में करेंगे, जब हमें मेन हम जब शियर फोर्स वो आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे तब हम लोग यहां पर इसको कर लेंगे। यहां पर क्या करते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन फॉर BM बेंडिंग मोमेंट के लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें भी हम डायरेक्शन, इसमें क्या होता है जब हम लोग राइट साइड से आते हैं, मतलब राइट साइड से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तब पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज होता है तब निगेटिव लेते हैं। जब इधर से इधर आता है तो निगेटिव, और जब इधर से इधर आता है तो आपका क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो अब हम लोग MA पर बेंडिंग मोमेंट निकाल ले रहे हैं, MC पर निकाल रहे हैं, C पर हमारा अधिकतम है ना, यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारी C पर, तो जब हम C पर निकालेंगे और राइट साइड से निकालेंगे तो राइट साइड से यहाँ तक की हमारी दूरी क्या थी, 2 मीटर थी, और यहाँ पर क्या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जब घुमाएंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा फोर्स लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस पर बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, F इंटू डी होता है, तो हमारा 10 किलो न्यूटन इंटू आपका 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर आपका हो जाएगा। अब हमें बेंडिंग मोमेंट भी मिल गया, अधिकतम बेंडिंग मोमेंट मिल गया, और हमें y का भी मान मिल गया और I का भी मान मिल गया। अब हमें बोल रहा है कि सिग्मा कंप्रेसिव का निकालना, मतलब संपीड़न बल, संपीड़न स्ट्रेस को निकालना है। यहां पर बोल रहा है कि धरन में उत्पन्न अधिकतम तनन एवं संपीड़न प्रतिबल। तो हम जानेंगे कि जब हमारे बीम पर कोई भी क्या बेंडिंग मोमेंट लगता है तो उस स्थिति में हमारे बीम पर कौन से एरिया में आपका तनाव बल लगता है और कौन सी एरिया में आपका कंप्रेशन बल लगता है। जब कभी भी बीम आपकी ऐसी होती है और ऊपर से इस पर फोर्स लग रहा होता है, अर्थात मोमेंट लग रहा हो, तो इस स्थिति में आपकी जो बीम होती है वो कुछ इस प्रकार बेंड होती है। अब बेंड होती है तो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस बीच में होती है, और इसके ऊपर वाले हिस्से में आपका क्या टेंसाइल लोड, आपका कंप्रेसिव लोड लग रहा होता है, ऐसा कंप्रेसिव लोड लग रहा होता है, और नीचे वाले हिस्से में इसके टेंसाइल लोड लग रहा होता है। तो कंप्रेसिव लोड के कारण ऊपर वाले हिस्से में हमारा क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, और नीचे वाले हिस्से में हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। यहां पर पूछा है हमसे, क्या पूछा है,
तनन एवं संपीड़न प्रतिबल, मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो उस स्थिति में हमें y के मान में बस फर्क होता है। यहाँ पर जो हमने y का मान लिया है, यहाँ y का मान ऊपर के लिए भी उतना आ रहा है और नीचे के लिए भी y का मान आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के लिए एक ही बार में फार्मूला लगा करके निकाल देंगे। आपका उतना टेंसाइल स्ट्रेस भी आ जाएगा, उतना ही आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन m अपान i सिग्मा अपान y। तो अब हमें क्या स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू वाई अपान i हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर यम का मान हमें मिल गया है। हमारा यम का मान कितना आया, 20 इंटू 10 की पावर में 6 न्यूटन इंटू mm में आ गया। इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। y का मान हमें 60 मिल गया है, i का मान हमें मिला है 69 इंटू 10 की पावर में 5 मिल गया है। 10 की पावर में 5 यहां से जाएगा, आपका कितना 1 बच जाएगा, यानी कि जो आपका अब आपका जो 60 है, 60 यहां पर आ जाएगा 120 अपान 1, आपका 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 इंटू 00 अपान 69। अब इससे क्या होगा, जब हम लोग आंसर लाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका 173.91 आएगा, 173.91 न्यूटन अपॉन में mm स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी क्या होती है, हमारी जो यूनिट होती है। आई थिंक ये चीजें आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन अपनी अगली